हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ सी एम के 2021 का पेपर, सितंबर 2021 का पेपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता था, पिछले साल कोविड के वजह से मार्च का पेपर नहीं हो पाया था, लेकिन ये जो सितंबर 2021 का पेपर है, ये पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है एनालाइज करने के लिए कि ओसीएम का पेपर इस बार किस तरीके से आ सकता है। और आप लोगों को अगर मैं बता दूं कि अगर आपका ओसीएम में कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है इससे पहले के इंस्ट्रक्शंस में, या ये वीडियो अगर आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से वो डर निकालने की मैं कोशिश करूँगा। वैसे भी कुछ हद तक डर मैं संडे के महा रिविजन लेक्चर में निकाल चुका हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1A जो होने वाला है वो 20 मार्क का क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर जिन बच्चों को लग रहा है कि यार मेरा तो ओसी कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, वो बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको लगता है कि मेरा ओसी में कुछ नहीं हुआ है, मैं उसी में फेल हो जाऊंगा, तो माय डियर, आप बहुत ज़्यादा देर हो चुके हैं। ऐसा बोलने से अच्छा है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स कर लो, उसके बाद आप डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लो, वो भी चैप्टर नंबर 7 का, जो आपको पता है 101% आने वाला है। उसके बाद आप केस स्टडी कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं केस स्टडी आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और आज आपका पूरा दिन होने वाला है, जहाँ पर आप 5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा उसी रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप उसको 1.5 की स्पीड में देखोगे तो कहीं ना कहीं वो और भी जल्दी आपका हो सकता है। तो फिलहाल 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव कर लो, 12 मार्क का डिस्टिंग्विश है, तो उसके बाद आपका 6 मार्क का केस स्टडी होगा। जस्टिफाई के क्वेश्चन आप रीड कर लो, आपको 8 मार्क वहाँ मिल जाएगा। एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करोगे तो आपका यहाँ पर सारी चीज़ें होने वाली है। डर के कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ कर हम वो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या कहता है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू अ समवन एल्स, यानी ऐसा बिजनेस जिसमें हम अपना काम किसी और को क्या करते हैं, सौंप देते हैं। तो इस तरीके के काम को हम लोग कहते हैं सर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर हम हमारे काम को किसी और को दे देते हैं ताकि हम अपने कोर बिजनेस में फोकस कर सकें। द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो भाई साहब डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट जज होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज लिखा है तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज ही लिखना है। फिर डैश इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो यहाँ पे अगर हेनरी फेवल बोलेगा तो वहाँ पर लिखना है आपको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और अगर आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला है तो वहाँ पर आपको लिखना है FW टेलर। और सेंटेंस आपको एज इट इज़ लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ डैश इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो माय डियर यहाँ पर आएगा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि आप अगर लाइव लेक्चर बैठे होगे ना बेटा, तो गारंटी बोलते हैं ये सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज डैश, तो भाई साहब कंज्यूमर को क्या माना जाता है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। फिर बात करते हैं मैच द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर, डायरेक्टिंग, बिजनेस सर्विस, डिजिटल कैश, रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड इन्वेस्टर एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर डायरेक्टिंग से रिलेटेड आप क्या देखने के लिए मिलेगा, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ए के सामने आना है थर्ड वाला। याद रखो, आप अगर आंसर लिखने बैठे हो तो ग्रुप ए के सामने आपको ग्रुप बी लिखना है। यहाँ पर आपने पहला लिखा डायरेक्टिंग, तो इसके आगे यहाँ पे नंबर 3 डालना है और उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। फिर जैसे आपका फर्स्ट कंप्लीट होता है ना, सेकंड में आपका आएगा बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो सर व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस सर्विसेज, तो सर इट इज़ इंटेंजिबल इन नेचर, बिजनेस सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। तो इसके सामने 6 आने वाला है। डिजिटल कैश, तो डिजिटल कैश एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस, ओनली डिजिटल कैश एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस, यानी ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल तरीके से अवेलेबल होता है, साइबर स्पेस में अवेलेबल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, तो माय डियर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने जो पैसा लगाया है उसके बदले में हम उनको अच्छा खासा रिटर्न दें। बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है सर, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर 5वां आ जाएगा डिजिटल मीडिया।
फिर बात करते हैं अ प्लेस वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, ऐसा जगह जहाँ पर हम सामान को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो सर ऐसी जगह को हम कहते हैं मार्केट। क्या कहते हैं सर? मार्केट इसको कहते हैं। सर इतने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है? यस सर, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं अ पर्सन हु इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जो खुद काम पर रखा हुआ है, आ इनोवेटर है, इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन, से क्या कहेंगे सर? उसको हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वेयर हाउस इन विच पेरिशेबल गुड्स आर स्टोर, तो ऐसा वेयर हाउस जहाँ पर हम पेरिशेबल गुड्स को रखना पसंद करते हैं, तो सर उसको बोलेंगे कोल्ड स्टोरेज। क्या बोलेंगे सर? कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। क्या बोलेंगे? कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। उसके बाद द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, किसी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की अगर आप शुरुआत करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे? रजिस्ट्रेशन। माय डियर, मैं आपको बोल रहा ना, अगर आपने महारिविजन देखा होगा ना तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ये सारी चीज़ें करने में। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द, भाई साहब किसके प्रति है? तो ये भाई साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम क्या करके देंगे उन्हें? फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके दिया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी और ब्लैंकेट पॉलिसी। सब ब्लैंकेट पॉलिसी यहाँ पर ऑड वन आउट होने वाला है, क्योंकि ये एंडोमेंट, होल लाइफ और मनी बैक तो LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस के टाइप से है, लेकिन ब्लैंकेट फायर और मरीन का पार्ट हो जाने वाला है। यस सर। फिर बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय को मिलता है। हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉय को रिजनेबल प्रॉफिट ओनर को मिलता है। तो यहाँ पर रिजनेबल प्रॉफिट आपका हो जाने वाला है ऑड वन आउट। यस सर। फिर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट NGO एंड नेशनल NGO। इसके पहले मैंने नवनीत का आपको पेपर सॉल्व कराया था, उस नवनीत का पेपर भी आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स करने में बहुत ज़्यादा मदद। बेटा मेरा बोलने का मतलब क्या पता है? जो चीज़ें मैंने आपको इतने दिनों में कराई है, ऑब्जेक्टिव्स, जस्टिफाई, केस स्टडी, डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो सारी चीज़ें आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगी। और ये सारी बातें आप एग्ज़ाम के आने के बाद ज़रूर मुझे टेलीग्राम चैनल पर कहोगे या किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कहोगे। सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड प्लेसिंग, तो भाई साहब अगर हम बात करते हैं सिलेक्टिंग की, ट्रेनिंग की, कोऑर्डिनेटिंग की, प्लेसिंग की, तो सर सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड प्लेसिंग ये हमारा स्टाफिंग का फंक्शन है, और यहाँ पर एक अलग सा फंक्शन आ जाता है कोऑर्डिनेटिंग। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग हमारा ऑड वन आउट होने वाला है। प्राइस, पीपल, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, पीपल, प्रमोशन, प्रोडक्ट, तो भाई साहब यहाँ पर आपका ऑड वन आउट क्या होने वाला है? तो सर यहाँ पर हमारा ऑड वन आउट क्या हो सकता है? तो अगर आप 4 P's ऑफ मार्केटिंग को अच्छी तरीके से जानते हो तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट और प्राइस। ठीक है, उसके अलावा 3 P's ऑफ सर्विसेज अलग थे, जिसमें पीपल आता है। ठीक है, पीपल आता है, उसके आगे क्या आता है? और पीपल, उसके बाद आता है आपका प्रोसेस, और उसके बाद आता है आपका फिजिकल एविडेंस। तो भाई साहब आपको ये 3 P's, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस में अगर इसमें से कुछ आ गया तो वो ऑड वन आउट हो जाएगा। बट ये चारों में से कोई एक हट के इसमें से आ गया तो ये पीपल यहाँ पर ऑड वन आउट होने वाला है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको। फिर यहाँ पर आप बात करते हैं एक्सप्लेन द टर्म्स। अब यहाँ पर ये टर्म्स को आपको स्पेसिफिकली बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा या आपने जितने भी कंटेंट अलग अलग एडुकेटर्स या मुझसे पढ़े होंगे, वहाँ पर सबसे पहले हम यही चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप स्लाइड लेकर बैठोगे तो वहाँ पर आपको बिजनेस देखने के लिए मिलेगा, स्टाफिंग का भी पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हर एक आंसर का आपने यहाँ पर मीनिंग तो किया होगा ना, तो हर एक आंसर का मीनिंग और उससे रिलेटेड एक पॉइंट अगर आप लिख दोगे तो यहाँ पर आपका आंसर रेडी हो जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद केस स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो केस स्टडी के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने दिया था, जिसमें मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस की हुई है कि सर मिस्टर राम जो है ना वो एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर है, जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करके देते हैं, जिसमें लैंड, मनी, मशीनरी और वर्कफोर्स की वो नए बिजनेस में ज़रूरत चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने श्याम को एज ए मैनेजर अपॉइंट किया है। जो राम क्या करते हैं, राम यानी राम जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि भाई रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट का काम करना,
ठीक है। मिस्टर राम ने क्या किया, श्याम को वो जिम्मेदारी दी है, मिस्टर राम ने श्याम को वो जिम्मेदारी दी है कि वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी करे, साथ ही साथ वो जो भी एम्प्लॉय है उसको रेम्यूनरेट करने का भी काम करे। उसके बाद मिस्टर राम ने मिस्टर शुभम को भी अपॉइंट किया जो सुपरवाइज करने का काम कर रहे हैं और उनके स्टैंडर्ड्स को चेक करने का। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा बंदा कौन सा फंक्शन ऐड कर रहा है। तो भाई साहब मिस्टर राम क्या कर रहे हैं, श्याम क्या कर रहे हैं और शुभम क्या कर रहे हैं। तो माय डियर राम जो है वो बिजनेस के क्या एंटरप्राइजेस है, वो बिजनेस के क्या कर रहे हैं, एंटरप्राइजेस है। वो लैंड मशीनरी सब ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज का फंक्शन, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग भी बोल सकते हैं। श्याम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर, स्टाफिंग करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके कंधों पर क्या जिम्मेदारी है, तो लोगों को रिक्रूट करने का। और शुभम की जिम्मेदारी है यहाँ पर कंट्रोलिंग करने का। इनका क्या काम है, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, जाकि यहाँ पर जितने भी स्टैंडर्ड्स है उसको वो क्या कर सके, सुपरवाइज कर सके, क्या कर सके, सुपरवाइज करने का जिम्मेदारी उनके कंधों पर दिया गया है। तो ये यहाँ पर क्या, या अगर आप कंट्रोलिंग की बात कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि ये भाई साहब क्या करें, इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के बाद, स्टाफिंग करने के बाद, सारी चीज़ें इनको खाली क्या करना है, आपके स्टैंडर्ड्स को चेक करना है। तो सर जब भी स्टैंडर्ड वर्ड का इस्तेमाल होगा वहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है कंट्रोलिंग लिखना है। क्या लिखना है, कंट्रोलिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें कल मैंने आपको महारिविजन में भी डिस्कस की थी कि महारिविजन में मैंने क्लियरली किया था कि जहाँ पर स्टैंडर्ड्स की बात होगी वहाँ पर हमें क्या करना है, कंट्रोलिंग को यहाँ पर तवज्जो देनी है। यस सर। फिर बात करते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग पेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेंट मैन्युफैक्चर करती है, मार्केट में बहुत अच्छी कंडीशन है, लेकिन उन्होंने वो क्या करती है, जितने भी उनके केमिकल डंप करती है रिवर बैंक के अंदर, जिसके से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अपने केस स्टडी वाले पार्ट में करवाया था। मैंने केस स्टडी और डिस्टिंग्विश बिटवीन के वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन की हुई है। तो इसमें कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। तो माय डियर अगर हम बात करें कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर ये चैप्टर नंबर 5 की बात करो तो आप ये चैप्टर नंबर आपको 6 में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चैप्टर की तरफ देखते हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में आपने देखा था कि ये इन्वायरमेंट के प्रति क्या है, एक हानि है। तो आपका इन्वायरमेंट वाला आंसर यहाँ पर आ जाने वाला है कि भाई विच रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन्होंने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन किया, निग्लेक्ट किया हुआ है। ये किस तरीके का पोल्यूशन कर रहे थे, सिर्फ पानी में छोड़े तो इसका मतलब कौन सा पोल्यूशन कर रहे हैं सर, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं। यस। मेंशन एनी वन प्रिकॉशनरी मेजर दे नीड टू टेक, इनको क्या करना है, यहाँ पर उनको करना है वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, यानी इनके मशीनरी से जो या उनके फैक्ट्री से जो भी पानी निकल रहा है अगर उनको प्योरीफाई करके या उनको फिल्टर करके दिया जाए, जिससे लोगों के वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको कम से कम हानि हो, तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके लिए उनको वाटर मैनेजमेंट करने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। फिर बात करते हैं मिस्टर वेद, ये वाला पार्ट भी मैंने कल करवाया था केस स्टडी में कि मिस्टर वेद चेक से पेमेंट कर रहे हैं और मिस्टर श्लोक जो है वो फंड ट्रांसफ़र कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट कौन है सर, श्लोक है। मिस्टर श्लोक का पेमेंट सबसे ज़्यादा जाएगा। और कौन सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल बिजनेस से इन्वॉल्व करता है, तो सर मिस्टर वेद ट्रेडिशनल बिजनेस से बिलोंग करते हैं। तो ई बिजनेस से कौन सा पेमेंट रिलेट करता है, तो सब फंड ट्रांसफ़र क्या करता है, ई बिजनेस से भी रिलेट करता है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये चारों के चारों क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी डिस्टिंग्विश बिटवीन में। मैंने आपको याद होगा कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग का कोऑर्डिनेटिंग से रिलेटेड 3 डिस्टिंग्विश बताए थे और उसके जो हेड पॉइंट्स है उसके अंदर के आंसर्स मैंने सेम रखे हुए, तो आप उसमें से किसी 2 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मिनिमम आप 6 पॉइंट्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे 4 मार्क के लिए, ठीक है। मिनिमम 6 पॉइंट्स आपको लिखना है। मोर देन 6 लिखोगे तो वो आपके रिस्क पे, आपको पहले पूरा पेपर कंप्लीट करना है और पेपर पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आप बाकी चीज़ों के ऊपर एक्सपांशन की तरफ ध्यान देंगे। इससे क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज़ कंफर्म है कि आपका जो चैप्टर नंबर 7 का स्टेट और कमीशन वाला वो क्वेश्चन 101% आने वाला है इससे रिलेटेड। ये इसके ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट फॉरम भी आ सकता है। दूसरा चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आपको 101% देखने के लिए मिलेगा। यस सर। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये 3 चैप्टर जो मैक्सिमम वेटेज रखते हैं। तो जिसने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया वो चैप्टर नंबर 7 से शुरू कर सकता है और चैप्टर 7 का डिस्टिंग्विश होने के बाद एटलीस्ट
क्योंकि बेटा अगर किसी ने कुछ भी शुरू नहीं किया तो वो आखिरी दिन में बैठकर टॉप मारने वाला तो बिल्कुल नहीं है। उसको सिर्फ यहाँ पर कोशिश करने की 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव करने के बाद मैं जितनी चीज़ें अटेम्प्ट कर सकता हूँ उतना मेरा मार्क्स बढ़ेगा। और मैं आपको अभी भी कंप्लीटली हिदायत दे रहा हूँ कि महा रिवीजन का लेक्चर आप देख लीजिए, आपको मेजॉरिटी जगह पर डाउट क्लियर हो जाने वाला है। एटलीस्ट आप केस स्टडी और जस्टिफिकेशन तो आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं। फिर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सप्लेन एनी 4 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के 4 राइट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो जब यहाँ पर 4 राइट्स बोल रहे हैं तो कम से कम आप 5 एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लिखोगे, बट यहाँ पर आपको कंज्यूमर एंटरप्रेन्योर के अंदर भी मिनिमम आपको कितने पॉइंट लिखने हैं? 5 पॉइंट तो आपको लिखने ही है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय के प्रति क्या जिम्मेदारी है? सर उसको गुड वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस मैंने ऑलरेडी डिटेल में किया हुआ है बेटा, तो उसमें इतना टेंशन आने वाला नहीं है। जस्टिफाई का वीडियो कल रात को मैंने जो रिलीज़ किया था, उस जस्टिफाई के वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाने वाले हैं, PDF जिसको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर तो शेयर किया हुआ है। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल इन नेचर हो चुका है। इसमें आपको क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी एक्सप्लेन करना है कि भाई साहब यहाँ पर आप अपने मतलब ये एक तरीके की क्या होती है? गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस को मॉडिफाई किया जा सकता है। इट इज़ नॉट अ लॉ जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो हमको यहाँ पर गाइडलाइंस की तरह देखना है। प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन। बेसिक की जगह पर आपको फर्स्ट फंक्शन भी कह सकता है, तो वहाँ पर आपको प्लानिंग का मीनिंग लिखना है। प्लानिंग के से रिलेटेड 2-3 पॉइंट आप लिख दोगे तो आपका जस्टिफिकेशन हो जाने वाला है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप 3 से 4 पॉइंट लिख दोगे तो जस्टिफिकेशन हो जाने वाला है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जस्टिफिकेशन के अंदर आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उस लाइन को पढ़ने के बाद उस पॉइंट में अगर 4-5 वर्ड आपको समझ में आता है, प्लानिंग समझ में आती है, तो उस प्लानिंग के बाद अगर डिस्टिंग्विश भी किया तो प्लानिंग का पूरा 1 साइड अगर आप उठा के लिख दोगे जस्टिफिकेशन में तो आपको मार्क्स मिलेगा। जिसने साल भर कुछ नहीं किया वो एक दिन में करना चाहता है तो वो इस तरीके के जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकता है मार्क्स को ग्रैब करने के लिए, मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। फिर बात करते हैं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फयोल की। तो भाई साहब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया था। इसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टूवर्ड सोसाइटी। सोसाइटी के प्रति क्या गुडविल क्रिएट करके देता है, एक आइडेंटिटी मिल जाती है, अल्टरनेटिव्स प्लान हो जाते हैं, लोगों को समझ में आता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं मार्केट में। फिर बात करते हैं वेयर हाउस ऑफ के फंक्शंस की, ये भी क्वेश्चन हम लोग ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 इंश्योरेंस। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की सारी चीज़ें और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के क्वेश्चंस भी कराए थे। याद रखो मैंने मेरी वेबसाइट पर आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करा कर दी है। अगर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ तो अगर आप चाहो तो आपको करना क्या है? सबसे पहले माय डियर आपको क्या करना है? आपको वेबसाइट पर चले जाना है। सर वेबसाइट पर जाने का मतलब ashish-sir-education.com पर अगर आप चले जाओगे तो ashish-sir-education.com पर जाने के बाद आपको ये पहला कंटेंट दिखेगा 12th OCM का। इसके ऊपर आप क्लिक करो तो अगर आपके पास पूरे साल नोट्स भी नहीं अवेलेबल है ना तो आप इस पर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप नोट्स भी अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव के टेस्ट भी अवेलेबल है, साथ ही साथ नवनीत के 5 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है विद सोल्यूशन। यहाँ पर OCM के और भी प्रैक्टिस पेपर्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। अगर मेरी बात मानो तो अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये प्रैक्टिस पेपर का आप अच्छी तरीके से कर लेना। रीज़न इसमें आंसर्स छोटे छोटे दिए हुए हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर OCM प्रेजेंटेशन वीडियो दिया है। OCM के ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन की वीडियो भी मिल जाएंगे, नोट्स भी आपको मिल जाने वाले हैं। जस्टिफाई का वीडियो भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। महारिविजन देखो बेटा, डिस्टिंग्विश आपको 12 मार्क, केस स्टडी 6 मार्क, 12 और 6 कितना हो गया 18। जस्टिफाई आपको 8 मार्क, 18 और 8 26 और ये आपका ऑब्जेक्टिव्स कर लो 46 मार्क ये हो गया। और अगर जिसने 5 घंटे का महा रिवीजन लेक्चर और उसके नोट्स को अच्छे से रिफ़र कर लिया उसको तो चैप्टर में डाउट ही नहीं आएगा। उसको सिर्फ करना क्या है, अरे वो पढ़ेगा ना, जस्टिफाई भी पढ़ेगा, अरे यार ये तो सर ने कल मेरे को एक्सप्लेन किया था, वही आंसर आपको एज इट इज़ लिख देना है। सितंबर का पेपर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। OCM का पूरा मेमोरी मैप अवेलेबल है कि अगर आपको पॉइंटर्स भी याद करके जाने हैं
तो पॉइंट से अगर आप सेंटेंस फ्रेमवर्क कर सकते हो तो ये चीज़। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये लास्ट मिनट रिवीजन आपके शॉर्ट नोट्स की तरह इस्तेमाल होंगे। यानी ये एक लास्ट मिनट रिवीजन के नोट्स है जिसके अंदर आपको जितने भी आंसर्स है, बड़े से बड़े आंसर्स को यहाँ पर मिनिमाइज पेज पर किया गया है। ठीक है, यह आपका मेमोरी मैप हो गया और यहाँ पर आपके लास्ट मिनट रिवीजन की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, मेमोरी मैप को अच्छी तरीके से आपको देख लेना है। ठीक है, मेमोरी मैप को आपको अच्छी तरीके से देख लेना, जहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, ये मेमोरी मैप आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। यहाँ पर आपको सिंपल नोट्स भी देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर पूरा का पूरा ओसी शॉर्ट में यहाँ पर करवा कर दिया गया है। 33 पेजेस में आपका पूरा ओसी ख़त्म हुआ है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं है, अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो आपके लिए सफिशिएंट है। भाई साहब, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है और आज भी पास होने की चाहत रखते हैं। तो भाई साहब, इतनी चाहत के लिए तो कम से कम कुछ तो पढ़ना बनता है। ठीक है, 12th और जो मैंने महारिवीजन का PDF शेयर किया था उसके अंदर मैंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के कुछ पॉइंटर्स दे दिए थे। तो भाई साहब, उतना पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा जैकपॉट लग जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरीके का प्यारा सा कंटेंट देखने के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।